सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम फॉर दिस कन्वर्सेशन। और आपका जो जर्नी है वो हर एक एस्पिरेंट के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है जब आप उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से आपने डिफरेंट डिफरेंट फेज को पार किए हैं। तो शुरुआत से बताइए सर कि ये जो आपका सफ़र रहा है वो कहाँ से शुरू हुआ और अफसर बनने तक का जो सपना है वो आपके अंदर कैसे जागा। मोस्ट वेलकम मैम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, मेरा जो ड्रीम है वो बचपन से ही कहीं से था कि किसी गवर्नमेंट में हायर पोस्ट पे जाना है। पेरेंट्स ने भी हमेशा इस तरफ मुझे पुश किया था। कॉलेज के एंड डेज में, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, कॉलेज के एंड डेज में सीनियर्स हमारे प्रेपरेशन किया करते थे, तो लाइब्रेरी में उनके साथ जब जाते थे तो एक उनके साथ जुड़कर इस चीज में तैयारी करने का हमेशा से एक वो पीयर ग्रुप भी मिलना स्टार्ट हो गया। एंड स्टार्टिंग में तो उनके ही पीछे पीछे लगकर तैयारी स्टार्ट की थी, बट धीरे धीरे खुद के अंदर भी एक वो इंस्पिरेशन आनी स्टार्ट हो गई कि इस लाइन में जाना, इट्स अ वेरी गुड नोबल जॉब, और इस तरफ जाने पे खुद को और सोसाइटी सभी को आप हेल्प कर सकते हो। श्योर सर, आई एग्री विथ यू। तो सर, जब आपने सिविल सर्विसेज में आने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया, तो आपके अंदर की जो मोटिवेशन थी या प्रेरणा थी वो क्या थी? कोई जुनून था, जिम्मेदारी थी, या कोई विशेष उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव? मैम, अपनी एक एबिलिटी हर पर्सन पहचानता है। मेरे अंदर मुझे हमेशा एबिलिटी लगती थी कि मैं स्टूडियस था, मेरे अंदर मेहनत करने की एक क्वालिटी थी हमेशा से। तो आई ऑलवेज थॉट कि मुझे कुछ बेटर तो करना है। जिस भी पोजीशन पे मैं हूँ, समाज में, इकोनॉमी में, उससे बेटर तो हमेशा मुझे करना है। तो वो एक अंदर से इंट्रिंसिकली मुझे था कि आई हैव टू डू समथिंग। और दूसरा ये पीयर्स का, सीनियर्स का एक एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिल गया था मुझे स्टार्टिंग से ही, दैट आई डिड नॉट नीड एनी जुनून। वो एक पीयर प्रेशर से ही मुझे अपवर्ड मूवमेंट मिलनी स्टार्ट हो गई थी। स्पेशल उद्देश्य अगर मैं कहूँ तो यही था कि आई माय मदर हैज वर्कड इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। आई हैव ऑलवेज सीन नॉट वेरी गुड सर्कमस्टांसेस फॉर द स्टूडेंट्स। पंजाब में, स्टेट गवर्नमेंट में, देर ऑलवेज इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सेक्टर। तो मुझे हमेशा से था, या रिसर्च या एजुकेशन के फील्ड में हमेशा कुछ कंट्रीब्यूशन मुझे डालने की जरूरत है। तो दैट इज व्हाई आई आल्सो चोज दिस फील्ड कि मैं एजुकेशन सेक्टर में अगर मुझे मौका मिलेगा सिविल सर्विसेज के थ्रू, तो मैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देना चाहूंगा। सर, इन्वायरमेंट काफी ज्यादा मैटर करता है कि आपके वो पांच लोग कौन है इर्द गिर्द। वो आपके बुक हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि इन्वायरमेंट आपका आपका जो पीयर ग्रुप था उससे भी आपको काफी मोटिवेशन मिला। तो बहुत से छात्र, ये बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि क्यों करना है। तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आया जब आपने ठान लिया कि अब मुझे गवर्नमेंट सिस्टम में जॉब करना ही करना है? मैम, गवर्नमेंट सिस्टम में जाना है या नहीं, ये कॉलेज एंड तक कंफर्म नहीं था। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, दोनों की तरफ मैं मझधार में था। पर एक मुझे अपने सीनियर मिले, एंड ही बी लेटर बिकेम आईएएस, हम्म। अभिनव गुप्ता, वो मेरे कॉलेज में ही थे सीनियर। आफ्टर मीटिंग हिम, आई डेफिनेटली स्टार्टेड टू लाइक दिस पाथ। उनकी बातों में ही इतना एक दम होता था जिसे कहते हैं, इतनी नॉलेज होती थी, उनसे बात करके ऐसा लगता था कि आपको पूरी दुनिया का एक्सपोजर फील हो रहा है। उसके बाद से आई स्टार्टेड फीलिंग कि हाँ, इस जॉब में, इस तैयारी में आप अपनी एक पर्सनालिटी को डेफिनेटली बहुत इंप्रूव कर सकते हो। तो वो एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। एंड सेकंड टर्निंग पॉइंट वाज कि कॉलेज के जितने भी साथ के लोग प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब्स कर रहे थे, और मैं अभी तैयारी के ही मोड में था 2015-16 में। उनको देखकर भी फील होता था कि आई शुड सून प्रिपेयर विद रियली हार्ड वर्क, और इस जॉब को क्रैक करना है, इस पेपर को क्रैक करके ये जॉब लेनी है। तो ये दो टर्निंग पॉइंट्स है मेरे लिए, ये चूज करने का और तैयारी में फुल डेडिकेशन से लगने का। हम्म।
सो अल्टीमेट सर, ओवरऑल जो इन्वायरमेंट था आपका, जो आपके फ्रेंड सर्कल थे या जिनको देख के, अभिनव गुप्ता को देखकर आप इंस्पायर्ड हुए, तो अल्टीमेट जो इन्वायरमेंट था वो ही ऐसा बन गया था आपका कि आप इस सर्विस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए। जी मैम जी। ओके। सर, यूपीएससी के या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। आपके भी आए होंगे। तो आपने असफलता, ठीक है, और कभी ना कभी सेल्फ डाउट हुआ होगा, तो इस सेल्फ डाउट के दौर को कैसे संभाला? मैम असफलताएं बहुत रही। हर पर्सन जो यूपीएससी की तैयारी करता है वो स्टेट के सिविल सर्विसेज के पेपर और बाकी एग्जाम्स जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग या कोई एलाइड के एग्जाम्स, उनकी भी पेपर हम लोग देते हैं, तैयारी करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स स्टार्टिंग के फेज में क्लियर नहीं होते। सेल्फ डाउट डेफिनेटली क्रिएट होता है कि मैं इस कंपटीशन के लिए, इस दौर के लिए बना भी हूं या नहीं। बट इस सब के बीच में आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मुझे हमेशा से था कि ये नहीं भी हुआ तो स्टिल आई विल बी डूइंग समथिंग वेरी गुड माई विद माई लाइफ। मेरे को हमेशा जिस इवन तैयारी जहां से की मैंने, वहां पे भी साथ के हमेशा जो सीनियर्स थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने हमेशा पुश किया कि इवन इफ यू डोंट गो एनीवेयर, यू कम विद अस, हम आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। एंड तो मौके जब आपको दिखता है कि मुझे मौका तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो आप आश्वस्त हो जाते हैं कि ठीक है, मैं मौके मेरे पास हैं और मैं तैयारी करता रहूंगा। एंड मुझे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी, मैम 2016 के बाद एक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो भी गया था। हम्म। तो इसलिए थोड़ा सा एक छोटी छोटी सक्सेस जब मिलती जाए बीच में, तो पर्सन को एक आश्वासन रहता है कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा लाइफ में। इसलिए कभी एज सच सेल्फ डाउट बड़े लेवल का नहीं क्रिएट हुआ मेरे लिए तो। सर, क्योंकि आपने छोटे छोटे एग्जाम देके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर लिया था। बिल्कुल मैम, राइट। अ, तो सर, इस ओवरऑल जो आप प्रिपरेशन में तो छोटे छोटे एग्जाम देके कॉन्फिडेंस कर ही चुके थे गेन, फिर उसमें ऐसी कोई खास स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपने अपनाई थी या कोई स्पेसिफिक आपकी कोई दिनचर्या थी अ, जो आपके उस टर्निंग पॉइंट पे काम की कि नहीं, अब मुझे इस सर्विस को ज्वाइन कर लेना है और इसी पे काम करना है? मैम मेरे पहले दो प्रीलिम्स के एग्जाम नहीं क्लियर हो पाए। ना ही मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था और ना ही मैंने कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आफ्टर 2018 मुझे रियलाइज हुआ कि अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो कोई अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए। हम्म। तब एक ऑनलाइन वीडियो ही थी, उसमें मुझे आइडिया लगा कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, जो मैंने अपनाई और उसके बाद प्रीलिम्स भी क्लियर होना स्टार्ट हुए, मेंस भी क्लियर होना स्टार्ट हुए। फर्स्टली जो सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, सुबह उठ के रोज एक बार सिलेबस जरूर गो थ्रू करना है। मतलब सिलेबस टिप्स पे है तो मेंस के बहुत सारे आंसर्स आपके सिलेबस याद करने भर से ही निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और सेकंड जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम करी वो थी मैम, प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट के आई हैव सॉल्व्ड अराउंड 5 to 6 thousand क्वेश्चंस। 2018 के बाद मेरा प्रीलिम्स कभी नहीं रुका, आई ऑलवेज गेव मेंस एटलीस्ट। एंड सेकेंडली, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो मैंने लास्ट 15-20 ईयर्स के प्रीलिम्स के, मेंस के सभी अटेम्प्ट किए, उनके आंसर्स डिस्कस किए, खुद रिव्यू किए बैठ के। तब मुझे आइडिया हुआ कि मेरी कमी कहाँ है। जब मैंने अपने हाथ से खुद से रिव्यू करना ज्यादातर स्टार्ट किया, देन आई फाउंड सक्सेस। तो सर, ओवरऑल जो दिनचर्या आपने अपनाई कि फिर प्रीलिम्स आपका रुका ही नहीं 2018 के बाद, पहला तो आपने किया कि आपने सिलेबस को गो थ्रू किया एवरी डे, तो जिससे ये राइट, आपको पता चल गया कि यूपीएससी आपसे पूछने क्या वाली है। राइट। आपको आइडिया लग गया कि हाँ, ये पर्टिकुलर टॉपिक से यूपीएससी अब मुझसे क्वेश्चन करेगी। और जैसे ही आपको जी, ये आइडिया लगा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो जी बिल्कुल। सर, आपने अपने मेंस के आंसर भी खुद ही रिव्यू किए थे? मैम हमारे जो टीचर थे, जिनसे मैं थोड़ा रूटीन टच में रहता था, एज सच कोचिंग नहीं ली, बट जो टीचर थे जिनको मैं, जिनसे गाइडेंस लेता था, हम्म। उन्होंने एक ही बात कही कि आप मेरे को अपने आंसर जरूर चेक करने भेजिए, बट अपने आप रिव्यू करने के बाद।
आप एक बार ब्लू पेन से आप खुद लिखिए, उसके बाद हम्म। रेड पेन से खुद उसको चेक करके उसके पीछे अपने रिव्यू के पॉइंट्स लिखिए कि आपको क्या कमी लगी उसमें, एंड देन यू सेंड इट टू मी। और हर एक क्वेश्चन में किस तरह से आधा या 1 नंबर या 2 नंबर एक्स्ट्रा लेना है, ही यूज टू गाइड मी। तो आई ऑलवेज ट्राइड कि बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले किस तरह से आधा या 1 नंबर एक्स्ट्रा लेना है, उस हर आंसर में मुझे ट्राई करनी है। रूटीन का जेनेरिक स्टफ लिखने के साथ साथ हाउ आई कैन मेक एवरी आंसर बेटर, तो वो मेरा एक टारगेट हमेशा से रहा। तो सर जब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप रिवाइज कर रहे थे, उस बीच में जब प्रीलिम्स के आप क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसके जो एनालिसिस होते हैं, जो हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन के चारों ऑप्शन के आप एनालिसिस देख रहे थे, या फिर आप वो डिटेल पढ़ रहे थे जो आपके आंसर में आ रहे थे? मैम प्रीलिम्स की अगर बात की जाए तो इसमें 4 ऑप्शंस, उनमें जो भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, प्लस उस टॉपिक के बैकग्राउंड में क्या रहा उस साल, हम्म। ये मेरा हमेशा से एक रहा कि जरूर देखा जाए। अगर लेट से कोई पर्टिकुलर स्पीशीज द हिंदू से लेट से उस न्यूज में आ गई है उस साल जो पूछी गई है प्रीलिम्स में, तो हम्म। व्हाई हैव दे आस्क्ड दिस पर्टिकुलर स्पीशीज, उसके पर्टिकुलर न्यूज में जाके या मिनिस्ट्री की वेबसाइट चेक करके, या कोई उसके बारे में कोई और स्पेशल कंजर्वेशन का प्रोग्राम निकला है लेट से, तो आई ऑल्सो यूज टू गो बिहाइंड कि पीछे की स्टोरी क्या थी, क्यों पूछ रहे हैं। इससे मुझे ये आइडिया लगना स्टार्ट हो गया कि हाँ आगे के प्रिडिक्शन करने आसान हो गए कि ये स्पीशीज पे फोकस है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इस पे एक रिसर्च पेपर लेकर आई है और इस पे आगे का ये प्रोग्राम चालू होने वाला है। कोई एक पर्टिकुलर जैसे डेजर्ट की स्पीशीज है, कैमल, खराई कैमल पे सवाल है, तो हम्म। इस पे क्यों आया, बिकॉज अभी गवर्नमेंट इस पे कुछ प्रोग्राम लाने वाली है, उस पे बज क्रिएट हो चुकी है। तो वहां दिमाग फिर चलना स्टार्ट हो गया कि हाँ जो गवर्नमेंट के लिए, पार्लियामेंट के लिए, कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट चल रहा है या आने वाले सालों में आने वाला है, उस पर फोकस कैसे करना है, क्वेश्चन प्रिडिक्ट कैसे करना है, वो मुझे उसमें हेल्प मिली फिर। इट मीन्स कि आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे का रीजन क्या है, व्हाट जी इज द बिल्कुल। रीजन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस सर। जी बिल्कुल। तो सर आपने अभी द हिंदू का जिक्र किया, तो करंट जी अफेयर्स के लिए क्या द हिंदू सफिशिएंट है? और नए स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करे, या फिर मार्केट में इतने सारे मैगजीन्स हैं, मंथली मैगजीन फॉलो करें, या फिर लास्ट प्रीलिम्स के 6 मंथ के भी मैगजीन्स आते हैं वो फॉलो करें, या फिर द हिंदू को ही करें? तो इस पे आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैम, द हिंदू मेरे अकॉर्डिंग कोई ऐसा कोई रामबाण नहीं है कि आपने द हिंदू पढ़ लिया या इंडियन एक्सप्रेस एक पेपर पढ़ लिया तो हो ही जाएगा क्लियर। हो सकता है उस साल यूपीएससी उससे कुछ भी ना पूछे। यस, बट वो तो आई एग्री विद यू। कोई भी आप एक न्यूज़पेपर पकड़ लें और उसको रिलीजियसली फॉलो करें। इंटरव्यू के स्टेज में तो आपको 3 से 4 न्यूज़पेपर भी करने पड़ेंगे, बट बिफोर दैट प्रीलिम्स मेंस के लिए अकॉर्डिंग टू मी 1 पेपर डेली आपने 1 1.5 घंटा दिया है, उसमें से काम की चीजें एक्सट्रैक्ट की हैं, इट इज मोर देन सफिशिएंट। आपने मेंस के लिए जैसे खासकर आप कोई भी एनेक्डोट निकालना चाहते हैं, कोई बहुत बढ़िया कोट किसी ने दिया है, कोई जजमेंट आई है बहुत अच्छी जिसका एक्सप्लेन्ड पेज पे इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा आया है, या हम्म। हिंदू ने किसी स्पीशीज के बारे में कोई बुक के बारे में बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि एक न्यूज़पेपर हेल्प्स, बट एक कोई आप पकड़ के चलें, इट विल मोर और लेस गाइड यू थ्रू। और अगर जहां तक इंस्टीट्यूट्स के द्वारा इकट्ठा किया गया मटेरियल है, तो किसी अगर एक इंस्टीट्यूट पे आपको थोड़ा सा है कि हाँ इसका मटेरियल इज क्वालिटी मटेरियल, हम्म। कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो यू जस्ट फॉलो दैट, और आई डोंट थिंक कि आपको बहुत जगह पे भागने की जरूरत है। आप एक इंस्टीट्यूट का जो भी आपने ज्वाइन किया है, आप उसका मटेरियल फॉलो करें रिलीजियसली, चाहे उसकी टेस्ट सीरीज है, चाहे उसने कोई करंट अफेयर्स के नोट्स दिए हैं, चाहे उसके जो बुकलेट्स हैं सिलेबस के, आप वो फॉलो करिए। मोर और लेस अच्छे इंस्टीट्यूट्स दे कवर ईच एंड एवरी बेस, तो आप वो फॉलो करें, बहुत ज्यादा इधर उधर मत भागे, उसी को रिवाइज करें बार बार। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट पेपर निकालने के लिए, इट इज मोर देन एनफ। तो सर जब हम इतने सारे न्यूज़पेपर, कोई एक न्यूज़पेपर जैसे आपने बोला कि कुछ भी ले लें, या फिर किसी इंस्टीट्यूट के अच्छे नोट्स है तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं, तो लास्ट मिनट में हम इन सारे डेटा को कैसे कंबाइन करके रिवाइज करेंगे? मैम रिवाइज करने का, मैं जब +1 +2 में था, हमारे एक मैथ्स के टीचर थे, हम्म। ही यूज टू से कि वो, व्हेन आपको मैथ्स ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
आपको जस्ट डे वन के पेज से रोज रिवाइज करना है। एंड बाय द टाइम यू हैव फिनिश द सिलेबस 2 3 4 5 मंथ्स में, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो नेचुरल हो जाएगा आपके दिल दिमाग के लिए। लाइक व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट्स वॉकिंग, तो वो पहले 4 5 कदम तो चलो सीखता है, उसको लोग सिखाते हैं, उसके बाद जब वो रूटीन में चलता जाता है, इट बिकम्स अ हैबिट। सोचना नहीं पड़ता आपको। सिमिलरली मैं अपनी स्टोरी बताऊं, जब जीएसटी हम्म। मैम इंट्रोड्यूस हो रहा था 2017 में, तो हम्म। उससे पहले रोज न्यूज़पेपर में उसके बारे में बहुत कुछ आता था। इंट्रोड्यूस होने के बाद उसकी जितनी सारी न्यूज आई, वो इतनी बार रोज पढ़ पढ़ के गो थ्रू हो गए थे कि वो सारे उसके फैक्ट्स टिप्स पे हो गए। मतलब पता ही नहीं चला कब, रोज पढ़ते पढ़ते। तो हम्म। मेरा सभी को एक ये सजेशन रहता है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, यू जस्ट स्टार्ट योर रिवीजन ऑलवेज फ्रॉम पेज 1। आज आप सेकेंड डे पर हैं, फर्स्ट डे का आज पूरा रिवाइज करिए। थर्ड डे पर हैं, फर्स्ट सेकेंड डे का पूरा रिवाइज करिए। 1 1.5 महीने का एक से एक टॉपिक का सिलेबस होता है, तो 1.5 महीने में यू विल हैव रिवाइज्ड इट 30 टाइम्स। और जरूरत ही नहीं, उसके बाद आपको 3 साल जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, मेरे ख्याल हाथ लगाने की भी, आपके दिमाग में इंटरनलाइज हो जाता है वो। मेरी हमेशा ये स्ट्रेटेजी फॉलो हुई, एंड इट हैज वर्क फॉर मी। अच्छी स्ट्रैटेजी है सर। आई होप कि जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं उनको भी ये स्ट्रैटेजी अपनाने से हेल्प मिल सके। तो सर, जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो लाइफ उतनी ज़्यादा कमर्शियल नहीं हुई थी। क्योंकि आज मैं लाइफ को कमर्शियल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम या कोई भी यूट्यूब के रील्स कुछ भी आप देखो तो बहुत सारी चीजें कमर्शियली दिखाई, मतलब कमर्शियल, मतलब एड आ रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ ही कमर्शियल हो गई है। आप खा रहे हो, आप घूम रहे हो, एवरीथिंग इज ऑन रील। तो इससे जो डिस्ट्रैक्शन है और इनकंसिस्टेंसी है वो ज्यादा हो गए हैं। जब हम पढ़ते थे तब उतना नहीं था। तो सर, इस डिस्ट्रैक्शन और इस कंसिस्टेंसी को कैसे स्टूडेंट दूर कर सकते हैं? क्योंकि नाउ डे अभी मोबाइल भी रखना जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि आप मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, बिकॉज कुछ ऐप, कुछ चैनल बहुत अच्छे हैं जो अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप फोन स्विच ऑफ करके रख दीजिए। तो नाउ डे वो रखना भी बहुत जरूरी है, बट डिस्ट्रैक्शन और इनकंसिस्टेंसी भी क्रिएट हो रही है। तो इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? मैम, मेरे अपने टाइम में तो मैं इंस्टाग्राम और जितने भी मेन सोशल मीडिया के ये एप्स हैं, मैंने तो इंस्टॉल किए ही नहीं थे अपने फोन पे। स्मार्टफोन मेरे पास 2009 से है, बट 2015 से लेकर 2022 तक मैंने एक भी इस तरह की ऐप इंस्टॉल ही नहीं रखी थी फोन में। सिर्फ यूट्यूब होता था, और उसपे भी 2 या 3 चैनल सब्सक्राइब्ड होते थे। उसी की वीडियो जब नहीं आ रही है, मैंने शाम को टाइम बांधा हुआ था कि बस मैं फोन सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में है तो फोन उठाना ही नहीं है। किसी का फोन आ रहा है तो मैं चलो लंच ब्रेक में उसको कॉल बैक कर लिया, अदरवाइज फोन मैं नॉर्मली उसको उल्टा करके रख देता था। दीवार की तरफ लाइब्रेरी में मुंह करके बैठना है, बाकी बच्चों को भी नहीं देखना। जब पढ़ रहे हो तो अपना बस किताब में होना चाहिए। ग्रेट। ऐप कोई आई है, यूट्यूब की नोटिफिकेशन कोई आई है, वो भी अपने सब्सक्राइब चैनल की आती थी, हम्म। तो हम्म। उस पे ठीक है, शाम को जब फ्री टाइम है तो हमने चेक कर लिया कि उसमें क्या क्या आया है। मोस्टली करंट अफेयर्स के चैनल हुआ करते थे वो। हम्म। तो ये मुझे तो इस तरह की चीज ने बचाया है डिस्ट्रैक्शन से। बट डेफिनेटली आज मैम इतने अच्छे क्रिएटर्स हैं, इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट भी है, मैं खुद नहीं मना करूंगा, अब तो मैं देखता हूँ अब तो मैंने इंस्टॉल की हुई है। उनसे बचना लगभग नामुमकिन है। तो मेरे हिसाब से ये एक लोग टेक्निक अपना सकते हैं कि जब भी वे क्लास लेट से कोई अटेंड कर रहे हैं, वहां से आए, अपने आप पीयर ग्रुप के साथ 1 से 1.5 घंटा रखें, प्योर बढ़िया डिस्कशन का। आपने जो पढ़ा उसको आप डिस्कस करें, और अपना होमवर्क जो है, जो भी टीचर ने दिया, वो खत्म करें। उसके बाद कोशिश करें कि फोन उठाएं। उससे पहले आप दिन का समय जो है अपने ऑर्गेनिक तैयारी को दें। आई थिंक इतनी तैयारी अगर 10 से 11 घंटे दिन में हो जाती है, आई थिंक दे शुड सफाइस। उसके बाद आप आधा घंटा रील्स देख भी रहे हैं तो आई डोंट थिंक इट विल मैटर मच। यस सर, आई एग्री विथ यू दिस पॉइंट ऑल्सो, कि हम इस तरीके से कुछ डिस्ट्रैक्शन को तो ओवरकम कर ही सकते हैं। सर, अगर आपको अपनी पूरी जो जर्नी रही है तैयारी की, उसको एक शब्द में अगर बताना हो तो वो शब्द क्या होगा और क्यों होगा? मैम, पूरी तैयारी, बड़ा लंबा टाइम मैंने लगाया है तैयारी के लिए, तो उसको 1 वर्ड में मेरे लिए बड़ा टफ है कैटेगराइज करना।
बट फिर भी अगर कहना हो कि मेरी तैयारी जो रही, हम्म। so for around 7 to 8 years, I prepared for this Group A service, and it has been very patient. I always had to maintain a lot of patience. तो धैर्य मैं कहूंगा कि बहुत मुझे सीखना पड़ा। मैं बहुत वॉलेटाइल पर्सन था, मैं शांत बैठने वाले लोगों में से था नहीं। बट इस तैयारी में मेरी पर्सनालिटी में वो आया भी, धैर्य, पेशेंस। असफलता ने भी वही सिखाया है, पेशेंस। और जब हो गया उसके बाद अब जॉब में भी जितनी पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है वो तैयारी के दौर में मुझे सीखने को मिली, एंड इट वाज अ मतलब मस्ट हैव। बिना पेशेंस के आप ये जॉब भी नहीं अच्छे से रिस्पॉन्सिबली कर सकते हैं। तो दिस पेशेंस आई वुड से इज द नेम ऑफ द गेम। यस सर। सर, जब मैं एस्पिरेंट से बात करती हूँ या जो मेरे स्टूडेंट्स अभी हैं उनसे बात करती हूँ, तो उनमें ज़्यादातर समस्या होती है कि वे मोटिवेट ही नहीं रह पाते हैं अपने गोल को लेकर, या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें उसको 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर उसके बाद मोटिवेशन खत्म होता है और फिर वो बेड से उठने का मतलब उठने का उनको मन नहीं करता। वो न्यूज़पेपर उनके टेबल पे ढेर हो जाता है, डेली एक डेली एक, तो वो भी उनके लिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। तो उनको लगता है कि जब मोटिवेशन मेरे अंदर होगा तभी मैं पढ़ पाऊंगा। तो सर, इन सारी चीजों को मैं माइंडसेट से जोड़ती हूँ कि आपका जैसा माइंडसेट होगा आप अपनी पूरे दिनचर्या को या अपनी लाइफ को उस अकॉर्डिंग ही जिएंगे। तो सर, आपने अपने माइंडसेट को इतना मजबूत कैसे बनाया? मैम, मेरा एक बचपन से स्कूल में मुझे, मैं फॉर्चुनेट रहा कि डिसिप्लिन हमेशा स्कूल और स्पोर्ट्स ने मुझे दिया है। तो मुझे एज सच मोटिवेशन हो चाहे ना हो, मुझे हमेशा से डिसिप्लिन में रहना स्कूल से एक मिली है हेरिटेज। सुबह मैम 4 सवा 4 बजे उठ के आई यूज टू गो फॉर, मैं वॉलीबॉल का प्लेयर रहा हूँ, तो 4:45 बजे वॉलीबॉल के ग्राउंड में पहुंचना ही है। 8 बजे तक हमने खेलना ही है। शाम को फिर से हमारा वॉलीबॉल होता था स्कूल के बाद। 7 बजे तक अंधेरा होने तक खेलना ही है। एंड वो डिसिप्लिन कॉलेज में तो इतना नहीं रहा। कॉलेज में तो काफी फ्री हो गए थे। बट इस तैयारी में फिर से वो डिसिप्लिन मेरे अंदर आया। अ, इस तरह के टीचर्स भी मिले फॉर्चुनेटली, जिन्होंने ये मुझे तैयारी एंजॉयमेंट की तरफ ले गई, कि हाँ आप डेप्थ में देखेंगे हिस्ट्री में कितना बढ़िया है, उसकी ज्योग्राफी में कितना अच्छा बढ़िया देखने सुनने समझने को मिलेगा। तो वो डिसिप्लिन ने हमेशा मुझे हेल्प किया। और सेकेंडली मैम, 2017 ऑनवर्ड्स मैं अपने आसपास वालों को भी हेल्प करता रहता था तैयारी में। तो जब आपको दूसरों को समझाना है कोई टॉपिक, तो यू हैव टू नो अलॉट मोर अबाउट दैट टॉपिक। आपको काफी अच्छे से रिसर्च करके जाना होता है उस टॉपिक को। मैंने जैसे इकोनॉमी अगर दूसरों को बताना स्टार्ट किया है, तो मुझे मल्टीपल सोर्सेज से इकोनॉमी का पता होगा, ओनली देन आई कैन टेल देम। तो वो एक दूसरों को समझाने वाले मोड ने मेरे को एक टॉपिक को हर एंगल से कवर करना भी सिखाया। तो दो चीजें मेरे लिए वर्क की यहाँ पर, एक डिसिप्लिन रहा, और एक दूसरों को जब समझाना है सिंपलेस्ट टर्म्स में, तो वो कैसे आपका उस पर मतलब मास्टरी होना जरूरी है। तो टू थिंग्स हेल्प मी यस इन सर। दिस। सर, डिसिप्लिन तो मैं आपको देख चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं इंटर डैफ एनालिसिस के लिए जब आपसे मैं मिलती थी, इन दैट टाइम आप चंडीगढ़ से ऑन टाइम 9 बजे या 11 बजे का जब हमारा सेशन होता था, तो आप ऑन टाइम रहते थे कि आप आ गए हैं 9 बजे या 11 बजे आप आ चुके हैं। तो डेफिनेटली डिसिप्लिन तो मैं आपकी देख चुकी हूँ वहीं से ही। और आप बता रहे हैं कि डिफरेंट सोर्सेज से नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, तभी से ये पॉसिबल हो सकता है, तभी आप मोटिवेट भी रह सकते हैं। सो ये सर, क्योंकि जब तक हम डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, हम एक मोनोटोनस लाइफ में रह जाएंगे। एक एक साइकिल, विस्कियस साइकिल चलता रह जाएगा। अगर हम बाहर से अदर इंफॉर्मेशन लेते हैं अदर सोर्सेज से, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं और फिर उस जगह पे हमें एक क्यूरियोसिटी भी जनरेट होती है चीज़ों को जानने के लिए। तो डेफिनेटली वहाँ फिर मोटिवेशन सब भी खत्म हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और जो आप स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, तो बिल्कुल मैम। वो वर्क भी करता है सर उसके बाद। सर, आपकी इस सर्विस में कभी ऐसा लगा कि सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, और अब जब आप उसका हिस्सा हैं तो आपने कुछ बदलाव किया, कुछ योगदान दे रहे हैं आप उसमें? मैम, जब सिस्टम के आप बाहर होते हैं तो आपको सिस्टम की सिर्फ कमियां ही दिखती हैं।
आपको लगता है कि करप्शन बहुत है, टाइम से काम नहीं होता, एफिशिएंट नहीं है गवर्नमेंट, प्रोग्रेसिव नहीं है, पुराने ढर्रे पर चल रही है, आपको सिर्फ समस्याएं दिखती हैं। बट जब आप सिस्टम के अंदर होते हैं तो आपको रियल लाइफ में वो प्रैक्टिकली रोज देखना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली आप हर बार सक्सेसफुल नहीं हो सकते, एफिशिएंट नहीं हो सकते, बिकॉज कभी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सपोर्ट करता, कभी आप ट्रेंड नहीं है उस काम के लिए, कभी आपके ऊपर मल्टीपल बर्डन है और आप टाइमली नहीं खत्म कर पाए, मेनी फैक्टर्स लीड टू दिस। सिस्टम के अंदर आके मैम आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि अगर स्टाफ को एफिशिएंट बनाना है, उससे काम करवाना है सही, तो यू हैव टू वर्क डबली हार्ड एज अ मैनेजर ऑफ दैट स्टाफ। तो वाइल आई व्हेन आई हैव जॉइंड दिस सर्विस, मुझे एक थोड़ा सा ठीक मिला कि मेरे पास ट्रेंड स्टाफ था, दे ऑलरेडी न्यू हाउ टू डू एवरीथिंग। हम्म। बट और वही फिर समस्या वो थी कि जितना एक कहना नहीं चाहिए, बट जितना ज्यादा टाइम हो जाता है स्टाफ को, थोड़ी कंप्लेसेंसी आ जाती है यस सर। अबाउट थिंग्स। प्रोसीजर को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं ना कि आउटकम को। तो वाइल कमिंग इनटू द सर्विस आई हैव ऑलवेज फोकस्ड कि काम होना जरूरी है, आउटकम निकलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। रूल्स जो हैं दे आर टू हेल्प यू, रूल्स बाधा नहीं बनने चाहिए एक्चुअल काम की हेल्प में। मेरा जो मैम काम है, इट इज एग्रीकल्चर रिसर्च में एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। साइंटिस्ट जितने भी एग्रीकल्चर रिसर्च में शामिल हैं उनको फैसिलिटेट करना, एनेबल करना कि दे कैन डू देयर बेस्ट वर्क, उनके लिए सामान प्रोक्योर करके देना है, उनकी सारी समस्याएं हल करनी है। दैट इज आवर मेन जॉब। ओके सर। उसमें मुझे लगता है कि प्रोसीजर बाधा नहीं बनना चाहिए, प्रोसीजर कैन ऑलवेज बी इम्प्रूव्ड, कैन ऑलवेज बी मेड मोर बेटर। वो मैंने उस पर काम किया है, एंड उससे डेफिनेटली रिजल्ट्स बेटर होते हैं। सिस्टम के बाहर से गवर्नमेंट की जो खराब छवि है, सिस्टम के अंदर से रहकर वो डेफिनेटली ठीक की जा सकती है। अगर गवर्नमेंट की छवि ठीक होगी तो डेफिनेटली लोगों के अंदर भी एक प्राउड की भावना आती है कि हमारी सरकार हमारे लिए कर रही है। यस सर। वो चीज लोगों को फील करवाना इज माई जॉब, आई थिंक। सर इवन ये मुझे तो यही लगता है, और स्टूडेंट को भी ये जानना जरूरी होना चाहिए कि सफलता के बाद की जो असली यात्रा है वो यहीं से शुरू होती है। जब आप ओथ लेते हो, अपने सर्विस, अपने चेयर पे बैठते हो और काम को अच्छे से संभालना शुरू करते हैं, तो सर ये एक नई जिम्मेदारी के साथ आपको उस काम को करना है। और यहीं से आपकी एक रियल जो स्ट्रगल लाइफ आप कह लो या सक्सेसफुल लाइफ, वो आपके हाथ पे ही निर्भर करती है कि आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो और कैसे उसको आप सक्सेसफुल बना रहे हो। जी। तो यही है सर। और ऑफिस में अपने जिसके लिए हम इतने साल से मेहनत कर रहे होते हैं, 8-9 साल से, और फिर जब वहां बैठते हैं तब पता चलता है कि अब जाके असली लड़ाई तो यहाँ से शुरू हुई है। अ, जी। तो सर अगर आज आपको हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को एक सलाह देनी हो, या जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको एक सलाह देनी होगी, तो वो आप क्या देंगे? कि अ पर्सन विद अ विक्टिम मेंटालिटी, विक्टिम मेंटालिटी वाला पर्सन अपने खराब जीवन के लिए दूसरों को, स्थितियों को ब्लेम करता है। टेक बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। जो आपको चीज नहीं आती वो सीखें, उस पर काम करें। दूसरों से अपने आप को कंपेयर ना करें। आपको कोई चीज नहीं आती तो ठीक है, आपको कोई चीज दूसरों से बेटर आती होगी, कोई चीज नहीं आती होगी, उसका एक्सपीरियंस कुछ और है, आपका कुछ और है, तो कंपेयर नहीं करना है आपको। आप सिर्फ अपने पर ध्यान रखें, अपने आप को या दूसरों को दोष मत दें। बस समझें कि मुझे अभी नहीं आता और मैं ये काम करूंगा तो मैं सीख जाऊंगा। सिर्फ एक पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ते रहें। इवन सर मैं तो अपने इस चैनल से ये भी, इवन मेरे इस चैनल का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आप किताब से नहीं बल्कि रियल जर्नी से सीखते हैं, और आप रियल जर्नी से ही प्रेरणा भी ले, जहाँ संघर्ष और मानसिकता दोनों देखे जाते हैं। तो अल्टीमेट आप मेंटली कितने स्ट्रांग है अपने सेल्फ को लेके, बिना सेल्फ डाउट किए आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है, रादर देन कि हम किसी दूसरे को देख के बिल्कुल। अपने आप को चेंज कर रहे हैं। यस सर। सर ये लास्ट में हम बिल्कुल लास्ट पे आ चुके हैं इस कन्वर्सेशन में। तो
इसमें मैं बस इस पूरे बातचीत में से एक वाक्य को अगर आपको चुनना हो, तो आपकी यात्रा को परिभाषित करना हो, तो वो क्या होगा? पूरी यात्रा और इस इंटरव्यू की भी यात्रा को परिभाषित करना हो तो मैं कहूंगा कि लकी रहा हूँ। मुझे जिसके लिए मैंने एक्चुअली काम किया है, मुझे काफी हद तक वो मिला भी है। तो मैं लकी रहा हूँ। और जो भी दिन आपको मिल रहा है लाइफ में, आप जिंदा हैं, आपके हाथ पैर सांस काम कर रहे हैं, आई थिंक यू शुड कंसिडर योरसेल्फ लकी। बहुत लोगों को वो नहीं मिलता है, आई सी इन माई डेली लाइफ, हु आर नॉट सो फॉर्चुनेट। आप इसको बस, लाइफ को एक गिफ्ट समझ के आप बस चलते जाएं, मेहनत करते जाएं, और मिल जाता है कभी ना कभी कुछ अच्छा। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए लाइफ में, निराश नहीं होना चाहिए। जब आप निराश हैं तो मदद मांगिए, मदद मिलती भी है हमेशा, हमेशा मिलती है। व्हेन आई आस्क फॉर हेल्प, हमेशा लाइफ, हमेशा हेल्प मिली है। और जहां नहीं भी मिली वहां पे मुझे लगा कि चलो मुझे खुद को ही अपनी हेल्प करनी है, तो आई हेल्प माई सेल्फ और हो गया मैम। तो इसलिए दिस हैज बीन माई जर्नी। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन और दिस कन्वर्सेशन। आपने इतने सच्चे और इतने खुले दिल से अपनी कहानी को हम लोगों के साथ साझा किया। मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ एक बातचीत नहीं होगी, बल्कि जीवन का एक पार्ट होगा। मैंने खुद भी आपसे बहुत कुछ सीखा। जो इस कुछ साल में कुछ चीजें फेड हो रही थी मेरी, वो फिर से रिन्यू हो गई है आपसे बातचीत करके। और सर, हमारे पूरे नीति एंड धर्मा चैनल की तरफ से आपको बहुत सारा थैंक यू। और जो हमारे भी इसके थैंक यू सो दर्शक मच मैम। हैं, जो सर ऑडियंस है, वो भी आपके इस कहानी से डेफिनेटली काफी गहराई से प्रेरित हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मैम। एंड